हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक साइंस रेलवे ग्रुप डी 18/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो ये स्पेशल साइंस है ग्रुप डी के लिए और ये प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया था उसका ये सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। चौथा हमारा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख सकते हैं। ग्रुप डी की साइंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं और चैप्टर वाइज भी हम ग्रुप डी की साइंस को करने वाले हैं और स्पेशल जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको अलग से हम न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग से कराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। आ जाइए सभी लोग, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी, यानी दूरी पता नहीं है। तो 80 मीटर की ऊंचाई से गिराई जा रही कोई वस्तु, तो दूरी निकालने का मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस निकालना है। एस इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, G/2 और 2t-1। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगर आप इसमें वैल्यू लगाएंगे, जी की वैल्यू यहाँ 10 लगा दीजिए आप, तो 10/2 2 और टी की वैल्यू, ठीक है, टाइम तो मैं नहीं दिया है, चौथे सेकंड सॉरी 4 सेकंड दिया है, गुणा 4 करोगे -1, तो 4 दूनी 8 में से 7। ठीक है, और जो 2 से 5 बार कट जाएगा, 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा इसका 35 मीटर। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, एस इक्वल टू G/T 2t-1। इस तरीके से इसको लगाना है। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप में हेलोजन रखा गया है? तो पहला ऑप्शन 16th, फर्स्ट, 17th या 18th। देखिए, हेलोजेंस वाला जो ग्रुप होता है वो 17 वाला होता है। ठीक है, जो 18 वाला ग्रुप होता है इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। इनको अक्रिय गैस बोलते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय, इनको क्षारीय धातु बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और सेकंड ग्रुप का क्षारीय मृदा धातु, उसमें मृदा लग जाता है, इसको बोलते हैं चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस। ठीक है, 16वें ग्रुप की धातु को बोला जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो मार्सिलिया, चारा, रिक्सिया, स्पायरोगायरा। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा आंसर है। तो देखिए, ये मार्सिलिया जो होता है ये होता है आपका टेरिडोफाइटा। ये प्लांट किंगडम से है। प्लांट किंगडम आपको पढ़ना है। ठीक है, हम टॉपिक करा देंगे इसको, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये दोनों करा देंगे। और रिप्रोडक्शन, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। मार्सिलिया जो है वो टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, टेरिडोफाइटा। ये प्लांट का किंगडम है, क्रिप्टोगेम्स के अंदर आइए आते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा रिक्सिया है, ये ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। और ये जो है तुम्हारा स्पायरोगारा थैलोफाइटा के अंदर आता है, थैलोफाइटा। तो पहले जो क्रिप्टोगेम्स मतलब जिनमें फूल फल बीज नहीं लगते हैं उनको बोलते हैं थैलोफाइटा, उनको बोलते हैं हम क्या, क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। ठीक है, अपुष्पोद्भिद। तो उसके 3 टाइप हैं, थैलोफाइटा पहला, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो ये एग्जाम्पल हो गए। इसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं लगती है। जो पहला ग्रुप है उसी में नहीं लगती है, स्पायरोगायरा इसका ऑप्शन है। अब चौथा प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है, यानी जिसमें ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलते हैं? दहन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, ऊष्मा क्षेपी, ये थर्ड वाला ऑप्शन है इसका, ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, यानी एक्जोथर्मिक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये भी रिएक्शन। एंडोथर्मिक में ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, किसी भी चीज़ को करने के लिए ऊर्जा अलग से देनी पड़ती है, तो इसको ऊष्मा शोषी बोलते हैं।
ऊष्मा क्षेपी जिसमें निकलती है, ठीक है। जैसे कि हमारा खाने का पाचन होता है तो खाना पचते समय हमें ऊर्जा निकलती है वहाँ से, तो ऊर्जा हमें मिलती है वहाँ से, तो ऊर्जा मिलना इसको देनी पड़ती है, ठीक है। हीट जहाँ पे देने है उसको होता है। अगला देखिए 5वां, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो बल्ब में भरी जाती है, ये बताना है। पहला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो देखिए ये नाइट्रोजन बल्ब में भरी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन देखो यूरिया में नाइट्रोजन होता है NH2 NH2CO NH2, ये यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है। अमोनिया गैस होती है NH4, इसमें भी नाइट्रोजन होता है। और हमारा प्रोटीन होता है उसमें भी नाइट्रोजन से मिलके बनता है, प्रोटीन भी उसमें बनने में भी सहायक होता है। अगला 6वां क्वेश्चन, दो प्रतिरोध 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी। तो करंट बताना है कितना होगा, 0.2 A, 0.9 A, 0.6 A, 0.3 A। देखिए जब सीरीज श्रृंखला मतलब होता है सीरीज, सीरीज में जब दो रेसिस्टेंस लगाए जाते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो टोटल रेसिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो 10 + 2 ये कितना हो जाएगा 30 ओम, ठीक है 30 ओम हो जाएगा। तो अब 30 ओम को लेना और वोल्टेज हमको दिया हुआ है, तो हम एक नियम होता है ओम्स लॉ B = IR, इस फॉर्मूले में आपको लगाना है। तो R कितना है 30, करंट निकालना है, वोल्टेज 6 है। तो देखो यहाँ से I निकालेंगे B/R यानी 6/30 = I। तो इससे काटोगे 6×5 यानी 1/5, 1/5 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये पहला, इसका पहला ऑप्शन रहेगा, ठीक। अगला 7वां देखिए, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। यानी कि कोई कॉइल है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, ठीक है, और उस पर जो धारा बनेगी उसमें वो किस एंगल पे ज़्यादा रहेगी ये बताना। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, इन चारों में से बताना। एक फॉर्मूला होता है F = BIL और cos थीटा, ठीक है, BIL cos थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये लेंथ होती है वायर की, ये फोर्स बनी बल होता है, ये cos थीटा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे फोर्स निकालना है ना कि किस में ज़्यादा फोर्स नहीं, प्रेरित धारा सबसे अधिक रहेगी, तो सबसे ज़्यादा किस में रहेगी ये निकालना। तो देखो देखिए इसमें F = BIL, यहाँ पे साइन कर लेना आप लोग, ये साइन थीटा होता है, ठीक है। अब साइन थीटा होता है तो ये फोर्स कब ज़्यादा रहेगा, तो देखो 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 90 पे सबसे ज़्यादा रहेगा सेकंड ऑप्शन, और 0 डिग्री पे सबसे कम रहेगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये सब 0 हो जाएगा, तो F कितना निकल आएगा 0, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, दिए गए विलयन में pH पर विचार करें, किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। उच्चतम सांद्रता का मतलब है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन किस में है, तो बताना है। पहला है 8, 10.1, 2.4, 4.7, तो इसमें बताना है। तो देखिए इसका जो रिलेशन होता है log = माइनस का H+ आयंस होते हैं, ठीक है, ये है। तो जब हमारा हाइड्रोजन आयन किस में ज़्यादा रहेगा उसका pH मान कम रहेगा, तो सबसे कम pH मान किसका, ये, ठीक है ना। आयंस का pH से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, pH जिसका ज़्यादा रहेगा उसमें हाइड्रोजन आयंस कम रहेंगे, जिसका कम pH होगा उसमें हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा रहेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। श्रवणीय रेंज से नीचे का मतलब होता है जो सुनने योग्य नहीं है, ठीक है, उसको। तो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक या इंफ्रासोनिक, इसमें इंफ्रासोनिक होती हैं, इनको बोलते हैं हिंदी में अपश्रव्य, अपश्रव्य तरंगें, ठीक है, जो सुनने योग्य नहीं है। इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी होती है, और 20 से 2000 तक कौन सी होती है, सोनिक। सोनिक मतलब जिनको सुन सकते हैं, श्रव्य, और 2000 से ज़्यादा की होती है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है, सल्फर, तांबा, कार्बन, फास्फोरस। देखिए इसमें जो तांबा है ये कैसा होता है, लचीला और कोमल होता है।
तांबा जो हमारा है ये संक्रमण धातु है, इसको बोलते हैं संक्रमण धातु। ठीक है, और ये किस वर्ग में आता है? तो फर्स्ट बी वाले वर्ग में आता है। इसके साथ पहले आता है ये कॉपर, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा एजी सिल्वर, इसका 47 होता है, इसी कॉलम में बता रहा हूँ मैं, ग्रुप में। और उसके बाद आता है औरस यानी एयू गोल्ड। ठीक है, इसका 79 होता है। तो इनके परमाणु क्रमांक भी आपको याद रखने हैं। अगला 11वां क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, Ca2OH, CaOH2, CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बनता कैसे है? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका दूसरा? बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है, इसमें पानी मिलाओगे H2O तो ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको बुझा हुआ चूना, पानी डालते हैं तो ये बुझ जाता है। ठीक, और जो इसको और भी है, जैसे इसमें क्लोरीन अगर मिला दोगे प्लस इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिला देते हैं तो बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। 12वां प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना है? 1/6 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 1/5 गुना। तो ये हमने बता रखा है पिछले वीडियोज में, 1/6 गुना होता है, यानी कि WM मतलब मून, WE मतलब अर्थ का 1/6 ये होता है। ये जी की वजह से होता है, क्योंकि जी की वैल्यू जो होती है मून पे वो अर्थ की 1/6 होती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक, अगला 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं पाया जाता है? इस नहीं का विशेष ध्यान रखना है आपको। कॉपर सल्फेट, जिप्सम, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा। देखो इनका फॉर्मूला देख लीजिए, किस में पानी नहीं आ रहा है, तो ये देख लीजिए। कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4 का होल ट्वाइस, SO4 और 5H2। देखो इसमें 5H2 5 मॉलिक्यूल हैं इसके पानी के, तो इसमें पानी होता है। जिप्सम का देख लीजिए, इसका होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसमें भी आ रहा है 2 मॉलिक्यूल हैं। वॉशिंग सोडा का देखिए NaHCO3, तो इसमें देखो पानी नहीं है, तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा तीसरा। अगला देख लीजिए वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कौन सा होता है? जो धोने का कपड़ा होता है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसमें भी कितने होते हैं? तो 10H2O होते हैं। ठीक है, तो ये थे इनके, देखो सब पानी लगा हुआ, इसमें नहीं लगा हुआ था। और बेकिंग सोडा का हम यूज और कहाँ कहाँ करते हैं? तो बेकिंग सोडा का हम बेकरी में यूज़ करते हैं, जैसे कि जो बिस्किट बनाने में, डबल रोटी ब्रेड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। आग बुझाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना है। अगला देखिए O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश में होता है। तो O2 का यूज करने का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारा खाना पचता है वो कहाँ पे पचता है? पहला रिक्तिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या नाभिक। तो देखिए इसका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमारा जो खाना पचता है पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पचता है। ठीक है, देखिए हमारा खाना 2 बार में पचता है। पहले तो हमारा जो खाने के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का पाचन, ग्लूकोज पच के पहले टूटता है पायरुवेट अम्ल में, पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट में टूटेगा। फिर ये पायरुवेट टूटता है तो ये बिना ऑक्सीजन के होता है, अनॉक्सी श्वसन इसको बोलते हैं। O2 के बिना होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना ऑक्सीजन के बिना होता है। और ये किस में होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल का अंग है,
उसके अंदर होता है। और फिर ये पायरूवेट जो है फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, वहाँ पे टूटता है, फिर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा एनर्जी जो बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी हमारी बनती है। इस तरीके से इसका होता है, और भी बहुत प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां। 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना कीजिए। इन यूनिट्स निकालनी है। तो देखिए यूनिट्स कैसे निकालते हैं हम, जो यूनिट होती है वो किलोवाट घंटा है ना, किलोवाट आवर में निकालते हैं। तो देखिए किलो मतलब होता है, यहाँ पे वाट लगाओ, किलो का मतलब केजी में, मतलब कि 1 किलो में निकालना है। तो देखो मैं वाट दिया है 120 वाट, घंटा कितने 8 घंटे यूज कर रहे हैं। एक दिन की बोला तो एक दिन में 8 ही घंटे यूज, तो 8 ही घंटे लेना है। अगर यहाँ 30 दिन देता तो 30 ले लेते, 30 का और गुणा कर लेते। 2 दिन देता 2 का गुणा कर लेते। एक दिन का 8 घंटा तो एक ही दिन लिया, ठीक है। अब देखो ये किलो में नहीं आएगा ना, तो अब इसको किलो में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे इसको काट दो, कितना बचा 96/100। इसको करोगे तो डिवाइड करोगे 0.96, ठीक है, आ जाएगा 0.96 ना ये। तो इस तरीके से इसको निकालना है, यूनिट्स को ऐसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, यानी एसिटिक एसिड अगर 5% है तो उसको एथेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या एस्टर, या फिर सिरका। तो इसमें जो सिरका होता है, सिरके के अंदर होता है 5 से 8% एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। और इसको एसिटिक एसिड को हम एल्कोहल से भी प्राप्त कर सकते हैं। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, क्या होता है C2H5OH। इससे भी हम एल्कोहल ये एसिटिक एसिड प्राप्त करते हैं। एक एसिटल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड से भी एसिटिक एसिड प्राप्त किया जाता है। 17वां प्रश्न। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। देखो गतिज ऊर्जा समान है, काइनेटिक एनर्जी समान है, दो वस्तुएं, तो इसका फॉर्मूला होता है 12mv²। ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी के। तो अब जो बोला गतिज ऊर्जा दो पिंडों उनकी समान है, तो ऐसे करके हम समान कर सकते हैं। देखो वेलोसिटी, इस गतिज ऊर्जा समान है तो ये समान है। और दो असमान द्रव्यमान, द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन वेलोसिटी बराबर है, तो द्रव्यमान अलग अलग है, एम यहाँ लिख लो। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो M1 M2 का क्या रिलेशन आ गया, ठीक है ना। तो जिसका अच्छा वेलोसिटी दोनों की अलग अलग रहेगी, तो M1 M2 का V2 से V1 का रेशियो आ गया, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, देखो M1 V2 M2 V1 उल्टा आ रहा है। तो जो द्रव्यमान भारी है उसकी गतिज ऊर्जा कैसी रहेगी बताना है। तेज गति, कम गति, अधिक वेग, समान वेग, पूरा समझा दिया है। तो देखो कम गति रहेगी, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसकी गति उसकी रिवर्स रहती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें मास का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये √m आएगा क्योंकि स्क्वायर में है ना, ये वैल्यू क्या है स्क्वायर में, तो ये रूट में आ जाएंगे सभी, तो ये इन्वर्सली होता है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन या बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित करता है। पहला प्लाज्मोडियम, हेड्रा, खमीर, प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बताओ, ये मुगुलन, इसको बडिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हाइड्रा के अंदर होता है ऐसा, ठीक। हाइड्रा जो है ये स्लेंट्रेटा ग्रुप में आता है, स्लेंट्रेटा संघ के अंदर ये आता है, ठीक है। जो प्लांट किंगडम जो होता है वो एनिमल किंगडम देखोगे तो उसमें स्लेंट्रेटा संघ में आएगा। इसको निडेरिया भी बोलते हैं, दूसरा नाम है स्लेंट्रेटा संघ का दूसरा नाम है निडेरिया, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है।
19वां प्रश्न, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। दाब का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, घर्षण का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र। तो इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। इनको गुरु, ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। गुरुत्व केंद्र भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा भार काम करता है वो केंद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? सरल ऊतक नहीं है यानी टिश्यू टाइप में से है स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम, जीवितक या कोलेंकाइमा। तो देखिए इसके अंदर ये जाइलम जो है ये सरल नहीं है क्योंकि ये होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक तो सिंपल टिश्यू होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल के अंदर जो है तीन आते हैं, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है, और एक होता है पेरेंकाइमा। सिंपल के अंदर आते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं जाइलम, दूसरा फ्लोएम, दूसरा फ्लोएम आता है। तो ये दो आते हैं। तीन कौन से सिंपल के अंदर, एक तो ये हो गया, एक पेरेंकाइमा, ठीक है। ये सिंपल के अंदर है, 1 2 3। 21 वाला देखिए, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? परमाणु संख्या के आधार पर बताना है। मोजले, डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ। मोजले की आधुनिक सारणी के जनक इनको माना जाता है। हमारी आधुनिक सारणी है वो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने अष्टक नियम दिया था। ये भी पीरियोडिक टेबल से ही है। मेंडलीफ ने भी पीरियोडिक टेबल का विकास किया था, लेकिन इन्होंने भार के बेस पे बताया था। भार, इनका भी भार था, इनका भी, ठीक है। इनका था परमाणु क्रमांक। 22वां, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था में लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो जो युवावस्था में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है लड़कों के अंदर, ये बताना है। टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, पशु हार्मोन, इंसुलिन। तो ये पहला ऑप्शन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है लड़कों के अंदर बनता है जब उनके अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। दाढ़ी पे बाल आने लग जाएंगे, मूछें आने लग जाएंगे, तो ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लगता है तभी। ये करीब 13-14 साल की उम्र में ईयर में होता है। लड़कियों में भी होता है, ठीक है। वो लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। तो इसको ध्यान रखो, एस्ट्रोजन। इसकी वजह से उनमें जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखाई देने लगे। ब्रेस्ट का साइज बढ़ना, हिप्स का साइज बढ़ना, ठीक है ना, आर्म पिट में बाल आना। तो ये होता है 12-13 साल की उम्र में। ऐसे लड़कों में, ठीक है, ये छाती चौड़ी होती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, हाइट एक साथ बढ़ जाएगी, तो इसी से होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन है लड़कों का, एस्ट्रोजन है लड़कियों का, ठीक है। प्यूबर्टी एज पे ये रिलीज होते हैं। किस एज पे? प्यूबर्टी एज, ठीक है। 23वां प्रश्न, प्रकाश किरण पानी से गिलास तक जाती है या झुक जाती है? तो बताना है, देखो प्रकाश की किरण पानी से गिलास में जा रही है तब बताना। सामान्य की ओर और धीमी हो जाता है, सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है। तो इसका देखो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो भी, जैसे कि ये है कोई, ठीक है, ऊपर पानी है, नीचे क्या है, गिलास है। तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस पे काम करता है। मान लो कोई किरण आई पानी से, तो ये सीधी जानी चाहिए, सीधी, लेकिन ये क्या करेगी, सीधी नहीं जाएगी, कुछ झुक जाएगी। तो इसको बोलते हैं अभिलंब। इस लाइन को अभिलंब बोलते हैं। इसी से हम मेजर करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो ये सीधी ना जाके इधर झुकेगी, क्यों? पानी से गिलास में जा रही है,
तो इस जिसका जो जितनी चीज़ ज़्यादा ठोस होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज़्यादा है। पानी का होता है 1.03, इस ग्लास का होता है कितना 1.33 करके, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है तो ये अभिलंब की ओर झुकती है, तो ऐसे न जाके ये इधर झुक जाएगी, इधर इधर आ जाएगी। तो और जब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है तो ये इसकी गति धीमी भी हो जाएगी, तो सामान्य की ओर झुकेगी और गति धीमी हो जाएगी, पहला ऑप्शन। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे काम करता है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।